नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जी। दर्शकों, खबर वेस्ट बंगाल कोलकाता से। कोलकाता में बीती रात अचानक आसमान में लगभग 1 दर्जन के आसपास ड्रोन वो उड़ते हुए दिखाई दिए और जो उनके उड़ने की लोकेशन थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस तक ये खबर पहुंची। वेस्ट बंगाल पुलिस उसमें किसी खुरापाती एंगल के तहत जांच करने की बात कह रही है। मामला केवल वेस्ट बंगाल तक नहीं रहा, बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक गई और केंद्र सरकार ने भी इस पर रिपोर्ट तलब कर लिया है वेस्ट बंगाल से। ऐसा दौर जिस समय हमने पहलगाम हमले के बाद, टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान को धूल चटाया और पाकिस्तान को उन्हीं की जमीन पर अमेरिका को भी एक्सपोज किया, यानी उनके हथियारों को भी एक्सपोज किया। उसी के साथ चीन के हथियार भी वहां फंस हुए तुर्की के साथ। और चीन किस तरीके से बर्राया हुआ है कि बांग्लादेश वाले जो यूनुस की सरकार है उसके साथ उनका किस तरीके से चल रहा है और चीन लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुरापात कर रहा है। रंजय जी, आप एंटरप्रेन्योर के रूप में भी बंगाल बहुत दिनों से जाते रहे हैं, आपके अच्छे सूत्र हैं वहां पे। सबसे पहले तो बताइएगा, ये ड्रोन की कहानी है क्या? जी अवनीश जी, बीते रात जो है कलकत्ता की कुछ लोकेशन है, जैसे स्पेशली एक है विद्यासागर सेतु, एक हेस्टिंग्स एरिया है, एक मैदान एरिया है। ये एरिया में जो है अचानक से दर्जन भर ड्रोन जो है ना वो ऊपर आसमान में दिखे, काफी समय तक दिखे और फिर उसके बाद में वो ड्रोन अचानक से फिर गायब हो गए। लोगों ने इस बात को जो है इसका खबर इस संज्ञान लिया और किसी को शक हो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने उसका संज्ञान लिया और उसके बारे में वो जो है इन्वेस्टिगेशन करने लग गई। अब ये एरिया सेंसिटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि जो लोग कलकत्ता में रहते हैं या वेस्ट बंगाल में कलकत्ता वगैरह घूमे हुए जाते हैं उनके लिए तो अलग है, लेकिन जो हमारे दर्शक या प्रारत के जो अलग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि विद्यासागर सेतु जो है वो एक ऐसा सेतु है जो कि आगे जाकर के जीटी रोड को कनेक्ट करता है। हुगली नदी के ऊपर बना है। हुगली नदी के इस पार उसको हावड़ा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हुगली, और उसके इस पार जो है वो है कलकत्ता। जब आप कलकत्ता में रविंद्र सेतु को पार करके जब आप कलकत्ता में यानी कोलकाता में जब आप घुसते हैं तो आपका जो एरिया पड़ता है वो दैट इज मैदान और हेस्टिंग्स, और वहां पे ईडन गार्डन्स है। उसी के आसपास बहुत प्रमुख 5 जो है वो 4 या 5 जो है वो होटल हैं, मतलब हॉस्पिटल्स हैं। कुछ आसपास में 5 स्टार होटल्स भी हैं। ओबराय ग्रांड वहां पे है, मार्क होटल वहां पे भी है, ललित होटल भी वहीं पे पड़ता है। उसी एरिया में विक्टोरिया मेमोरियल भी थोड़ी दूर पड़ता है और वहां से ही जो है नेशनल हाईवे 12 भी गुजरता है और डिफेंस कॉलोनी के फ्लैट्स है वहां पे आसपास में ही। वही एरिया पूरा जो है ना वो पड़ता है। और विद्यासागर सेतु से अगर आप मतलब जो नदी वाले रास्ते से जाएं, विद्यासागर सेतु से खड़े होकर के सामने हम कलकत्ता कोलकाता डॉक्स दिखते हैं, जो कि समुद्री रास्ते से माल कलकत्ता आता है वो वहां पे उतरता है, वहीं लेता है। और उसके सड़क के जब उस पार जब आप हावड़ा की तरफ रहते हैं तो आपको आपको बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मतलब इंडिया का वन ऑफ द बिग गुड इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, आईआईईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी वहीं पड़ता है, जो कि फॉर्मली बीईसी था वो वहां पे। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है कि और अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से इस विद्यासागर सेतु को डिस्टर्ब कर दिया जाता है ना, तो आप समझ लीजिए कि जो रविंद्र सेतु है, जो पुराना हावड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर में इतनी क्षमता नहीं है कि इस भीड़ को, इस लोड को, इस ट्रक की आवाजाही को, NH12 को, जीटी रोड जो कलकत्ता के अंदर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इनको संभाल सके। सो वेरी स्ट्रेटेजिक ब्रिज। तो इससे कान खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है जब कलकत्ता की पुलिस जब इस चीज का जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कुछ 2-4 लोग आते हैं और वो लोग कलकत्ता पुलिस को बता रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अपने कंटेंट बनाने के लिए उस एरिया में ऊपर ड्रोन आए थे और उसको जो है वो उन्होंने फिल्म किया था कि कलकत्ता को दिखाएंगे। अब इस एंगल पे कलकत्ता पुलिस कर रही थी, लेकिन कुछ तो इंटेलिजेंस लोग होंगे शायद कलकत्ता पुलिस में भी, तो उनमें से लोगों ने बोला कि ये तो ठीक है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर में इस चीज के लिए भी पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि कहीं कोई खुराफात तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ टोही तो नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि यूट्यूबर है, कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहा होगा तो वो एक ड्रोन उठाएगा या 2 ड्रोन उठाएगा, 2 जगह पे
वो अपना शूटिंग करेगा और वो शूटिंग करने के बाद में अचानक से गायब नहीं हो जाएगा। मान लीजिए 2-4 लोग देखते हो, पूछते भाई तुम ड्रोन क्यों उड़ा रहे हो, तो वो बताएगा। लेकिन जो 2-4 लोगों ने पुलिस की गवाही दी है, वो गवाही देने के बाद में उसको सेकंड करने के लिए, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी यूट्यूबर अभी तक सामने आया नहीं है। तो जो हमने आपको लोकेशन बताई है, उस लोकेशन के हिसाब से ये इतना स्ट्रेटेजिक बन जाता है कि इस लोकेशन को देखते हुए भी केंद्र सरकार ने कलकत्ता पुलिस से और वेस्ट बंगाल सरकार से इसकी एक रिपोर्ट और इसकी एक डिटेल तलब किया हुआ है। जी बिल्कुल साहब, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ये क्या संजोग है या प्रयोग है कि अचानक एक ही रात एक तय समय में 10 से ज्यादा यूट्यूबर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो स्काई शॉट लेते हैं नाइट विजन कैमरे से। ये एक बात होती है। अच्छा, यहाँ पर ये अगर कहा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स उड़ा रहे थे, तो अगर मान लीजिए हम यही मान लें कि कहीं बाहर से कोई खुरापात नहीं है, जब मैं बाहर कह रहा हूं तो सीमाओं के उस पार से कोई खुरापात नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो चाइना हो, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन जिस देश में आधे मोर्चे का कॉन्सेप्ट हो ढाई मोर्चे के साथ, मतलब ढाई मोर्चे वाला, एक मोर्चा पाकिस्तान, हमने उसको पकड़ के अभी अभी पीटा है हाल फिलहाल में, दूसरा जो बाहर वाला मोर्चा है वो है चीन। ऐसे में वेस्ट बंगाल वो फर्टाइल लैंड है जहां पर कि आधा मोर्चा उसके पनपने की सबसे कंडीसिव इन्वायरमेंट है। इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? और यहाँ पर खास हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी इसका संज्ञान ले लिया, तो बात कहीं यूट्यूबर से आगे है। और आपका एक पॉइंट बड़ा दमदार है कि भाई उसको सेकंड करने के लिए कोई तो आना चाहिए कि हाँ साहब हम फलाने यूट्यूबर, हम चला रहा था, हम उड़ा रहा था। वो कहाँ गया? ये आधा मोर्चा और बाकी खुरापातें आप कैसे देखते हैं? और जगहें आपने जो बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जी, जो जगह इंपॉर्टेंट बताई है वो खाली इतनी नहीं होती है। ये जगह उस थोड़ी ही दूर पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इंडिया वो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है, साइंस वाई पढ़ता है, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वो। अगर आप देखेंगे, देखिए अगर आपने लेट अस से अगर कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छा हॉस्पिटल या कोई एक ऐसा कुछ टारगेट कर देता है, और भगवान न करे, ईश्वर न करे कि इनका इनका जो मोटिव विद्यासागर सेतु ही रहा हो, है ना, ईडन गार्डन्स, भाई वहां पे आजकल कितने 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मैच देखने के लिए। भाई चल रहा है ना आईपीएल मैच। ईडन गार्डन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यू। हमारे शायद अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन बिना ईडन गार्डन्स के हमारे यहाँ पे क्रिकेट का कोई सेमीफाइनल और फाइनल का मतलब नहीं रहता। ईडन गार्डन और वानखेड़े दो तो रहना ही है सेमीफाइनल और फाइनल में से। तो अब आते हैं इस बात पे, तो कोई सेकंड करने वाला भी नहीं आया है। प्लस मेरी जो लोकल बात हो रही है, मेरे मेरे बहुत सारे मित्र हैं कलकत्ता में जानने वाले जो हर विंग के हैं, वो कम्युनिज्म को भी फॉलो करते हैं। वो कुछ तो उसमें तृणमूल कांग्रेस वाले लोग भी हैं जो मतलब भाई वो है, उनके विचार है वो अलग है, लेकिन मित्रता तो मित्रता है। प्लस हमारे जो राइट विंगर्स हैं, जो हम जो राष्ट्रवादी हैं वो भी है। मैंने सबसे बात किया। इनफैक्ट जो वहां पे जो तृणमूल और कांग्रेस के लोग हैं, जो इसके क्या नाम है कम्युनिस्ट वाले, उनमें से मेरे कम्युनिस्ट मित्र हैं, उन्होंने बड़े खुल के बोला है कि यहाँ पे एरिया जो पश्चिम बंगाल का जो ये जो एरिया है, क्योंकि आप देखेंगे कलकत्ता में थोड़ी दूर जाइए सुंदरबंस पड़ जाता है। पूरा का पूरा हावड़ा से जब आप नॉर्थ बंगाल की तरफ बढ़ते, पूरा एरिया बांग्लादेश से उसका बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर भारत के पूरे एरिया में जो है रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का भरमार है, मतलब एन नंबर। मुझे तो कई बार लगता है कि जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, क्योंकि देखिए क्या होगा, उनकी भाषा और शारीरिक बनावट, खान पान, एवरीथिंग इज सेम, कुछ अंतर नहीं है। तो अगर आप एक सामने एक बांग्लादेशी खड़ा हो जाएगा और एक पश्चिम हमारे वेस्ट बंगाली खड़ा हो जाएगा ना, तो आप अंतर ही नहीं पता लगा सकते हैं। दोनों सेम भाषा बोलते हैं, सेम चीज खाते हैं, सेम चीज उनकी, सेम पहनावा भी है, लगभग सभी चीज सेम है। तो आप ऐसा, तो मुझे तो जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ, मैं जगह जगह पे घूमता हूँ, तो मुझे तो ऐसा भी कई बार लगता है कि जितने मैं ये पश्चिम बंगाल में लोगों को देख रहा हूँ, इसमें से 25-30% जनता तो ये बांग्लादेशी होंगे जो इलीगल रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, और उनको प्रश्रय दिया गया है वहां की पहले कम्युनिस्ट सरकार से लेकर के तृणमूल में, तो खैर उसका एक था वो ही हो गया। तो जो मेरे जो कई कम्युनिस्ट मित्र हैं, इनफैक्ट एक तो बहुत पक्के जो है नेताजी के सपोर्टर हैं, वो उनके मुंह का बयान है, मेरे अभी 1 घंटा पहले बात हुई, वो कह रहे हैं कि
त्रिपाठी जी, आपको तो मालूम ही है कि हमारा ये एरिया में बहुत ज्यादा वो सब घुसा हुआ है, बांग्लादेशी घुसा है, रोहिंग्या सब घुसा है, वो इतना वो सब काम करता है, एंटी सोशल है, सब एंटी इंडियन है, ये वो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड उसने मुझे सब बोला है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मतलब जरूरी नहीं उनका उनका संलिप्तता इसमें हो सकता है कि उन्होंने, हो सकता है उनको कोई डायरेक्शन मिला हो। वो ये भी उन्होंने बोला है कि दे एक्ट एज ए स्लीपर सेल, दे एक्ट एज जासूस भी हो, जो होते हैं वो स्पिनर्स भी करते हैं तरह तरह के। ये भाई ये जो नदी है, इस नदी से तमाम स्मगलिंग का धंधा उनका चलता है, ये वो सब एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए उनका ये मानना है कि जो ये जो इलीगल जो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, और जो वहाँ के जो भारत के लीगल पासपोर्टधारी भी है, जिनका वो आधे मोर्चे में जो आते हैं, वो कोई भी हो सकता है, दर्शक अपने अपने अनुसार माना जाते हैं, उनमें से भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है, जिसके कारण इकट्ठे 10-12 द्रोण, देखिए 5 द्रोण मान लीजिए, 5 यूट्यूबर ग्रुप में होता है ना, 5 मेरे यूट्यूब लोगों ने 5 लोग आए और उन्होंने, भाई एक अगर आप एक इतने ऊंचे ड्रोन उड़ा रहे हैं और इतने लंबे समय तक ड्रोन उड़ा रहे हैं, इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरे के आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो आपके जेब में से मोटा पैसा भी खर्चा होना चाहिए, 12-12 ड्रोन उड़ाने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और उसके अंदर गायब भी हो जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो, मैं तो खास करके जब मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम उनसे बात करते हैं कि जो कि बिल्कुल भी नेशनलिस्ट और ये एरिया का ना हो। मैं तो हमेशा तृणमूल समर्थक और कम्युनिस्ट समर्थक लोगों से वहां से बात करता हूँ। उनके मुंह से लोगों ने बोला है कि इसको इस एंगल से जरूर देखना चाहिए कि क्या भारत में ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल के जासूसी प्रकरण तो नहीं है। जी बिल्कुल, रैकी भी हो सकती है, किसी आगे आने वाली घटना को अंजाम देने की रैकी, और रैकी आधा मोर्चा का जो एक स्लीपर सेल है वो कर सकता है। जी बिल्कुल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही बताया, आप विद्यासागर सेतु को काट दीजिए तो पश्चिम बंगाल से बहुत, मतलब कलकत्ता से कलकत्ता और हुगली आपस में कट जाते हैं। एक लंबा समय तक आपको बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपको विद्यासागर सेतु इज हाईली इंपॉर्टेंट, NH12 को GT रोड से कनेक्ट करता है, डिफेंस कॉलोनी है, कलकत्ता मेडिकल रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस वहीं पास में ही है, वहीं से बस थोड़ी दूर पे 5 या 6 किलोमीटर कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी वहीं पे ही है। तो ये सारा जो है 10-12 किलोमीटर के अंदर का एरिया है। और अगर आप ड्रोन इतने ऊपर उड़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ड्रोन से आप कितने लंबे लंबे दूरी की आप फोटो, डिपेंड करता है कैसा ड्रोन था, उसके ऊपर कितने रिजोल्यूशन के कैमरे लगे थे, क्या लगा था, तो आप कितने कितने दूरी के लोकेशन की आप फोटो लेकर के आप तो भाई ड्रोन से आपने फोटो लिया, और वो ड्रोन जो है ना, वो सीधे के सीधे तो ट्रांसमिट भी तो कर सकता है ना, कि जिस सेंट्रल लोकेशन पे है वहां पे उसने फोटो ट्रांसमिट किया, यहाँ से आपने इसकी फोटो अपने आका को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो है भाई 1 या 2 ड्रोन उड़ता तो शायद इसको कान भी नहीं खड़े थे, लेकिन इकट्ठे इतने सारे ड्रोन उड़ना, आसमान में आधे 1 घंटे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे घूम करके जानकारी इकट्ठा करना और फिर गायब हो जाना, और किसी को कोई इसका टेकर नहीं आना कि ये हमारे ड्रोन थे। ये जरूर कान खड़े करता है, ये जरूर जासूसी का एक, अभी हमने देखा एक यूट्यूबर, ये जो हरियाणा में पकड़ी गई है, ज्योति जी देखा ही है, अभी दूसरी ये एक उड़ीसा में यूट्यूबर है। हाँ, ये सब पकड़े ही गए हैं। तो इस तरह से भाई अगर कोई यूट्यूबर को भी अगर जो है वो हो सकता है, ठीक बात। उसने अगर हो भी, बट वो सामने नहीं आ रहा, उसको सामने आकर के बताना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसा दौर जब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर, और मैं ये कहता हूं कि वो यूट्यूबर ही हों, ये भी माना जा सकता है। लेकिन अगर यूट्यूबर जो कि हरियाणा से, जो कि उड़ीसा से, अभी रंजन जी ने भी कहा, वो अगर इस तरह से जासूसी में उनके नाम आ रहे हैं, तो फिर यूट्यूबर्स भी हैं, तो उनको सामने लाके इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। और कल ही हमने आशीष अंशु के साथ जब बात किया, दर्शकों वो वीडियो आपने देखा, लेकिन उसमें भी ये बात आई कि अब इस तरीके के जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं, इंक्लूडिंग हम, भाई हमारा प्लेटफॉर्म भी चलिए यूट्यूब पे ही है, लेकिन सरकार को जरूर राष्ट्रीय स्तर पर पैन इंडिया एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट इन्वॉल्व हो, जरूर मैंडेटरी हो, ताकि हिसाब किताब तो रखा जा सके। क्योंकि यूट्यूबर्स भी अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को अगंभीर समझ के इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भला हो, कम से कम वेस्ट बंगाल सरकार और उनकी पुलिस इस पर कुछ तवज्जो ले रही है। और उससे भी ज्यादा अच्छी और संतोष की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ने भी इस पर ध्यान दिया है। हमें उम्मीद है कि ये बात खुल के आएगी। और मेरे पास रंजय जी लगभग 2 घंटे पहले एक बंगाल से ही हमारे व्यूअर ने, हमारे एक संपर्की ने हमें इनबॉक्स किया,
मेल आया और उसके बाद मैंने वो मेल आपको फॉरवर्ड किया और आपने पिछले 2-2.5 घंटे से इस पर होमवर्क किया और ये सच्चाई हम आपके सामने लेके आ पाए हैं। देखते हैं कि ये कहानी आगे कहाँ तक बढ़ती है। देश में निश्चित तौर पर इस समय विजिलेंट रहने की जरूरत है, एक समाज के रूप में भी। हमारी एजेंसियां, हमारी सेना सब कुछ सतर्क हैं, लेकिन हमें एक नागरिक के तौर पर भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम युद्ध काल में हैं, स्पष्ट रूप से। रंजन जी, आपने हमारे आग्रह पर होमवर्क किया, जानकारियां जुटाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करेंगे। हमें और रंजय त्रिपाठी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।